अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो मेरे साथ लाइव क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में और रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस के थ्रू कनेक्टेड हैं, मैं तमाम तर स्टूडेंट्स को आज के सेशन में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन के टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम हम किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट मेथड ये है कि आपने टास्क बार पे मौजूद सर्च बॉक्स पे आ जाना है और इस सर्च बॉक्स पे आके क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं वर्ड। वर्ड का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ चुका है। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओपन लिखा नजर आ रहा है। ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम में डेली बेसिस पे यूज करूं, तो डेली बेसिस पे यूज करने के लिए आपको बार बार सर्च बॉक्स में आके वर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप वर्ड को अपनी टास्क बार पे पिन भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो बार आपको बॉटम पे नजर आ रही है, जहां पे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पिन हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर को भी पिन कर लेना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है ये भी इस टास्क बार पे पिन हो चुका है। इसी तरह से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो इसका एक और मेथड ये है कि आपने इस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रोग्राम्स नजर आ रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और W की कैटेगरी को आप विजिट कर सकते हैं। W की इस कैटेगरी में अगर आप मूव करते हैं तो लास्ट में आपको वर्ड लिखा नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे वर्ड के इस आइकन पे क्लिक करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। इसके बाद आपने सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस लॉन्च हो चुका है और ये जो फर्स्ट स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है, इस स्क्रीन को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस कहते हैं। अब हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीकाकार है। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको टॉप पे डॉक्यूमेंट का नेम document1 लिखा नजर आ रहा है और साथ में वर्ड लिखा हुआ है। आपने सिंपली फाइल की इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सेव की इस कमांड पे क्लिक करेंगे और आपके सामने सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली ब्राउज पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को जहां पे भी सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने जो लोकेशन सेट की है वो डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स में मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फोल्डर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं इसका नाम यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस टूल पे काम कर रहा हूँ। वर्ड टाइप करने के बाद आपने एंटर की की को प्रेस कर देना है। एंटर की की को प्रेस करते ही ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन के साथ डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है, इस फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नेम भी सेव कर सकता हूँ। फाइल का नेम मैं चेंज करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ class1। इसके बाद हम आज के इस टॉपिक का नेम लिख लेते हैं इंटरफेस ऑफ MS वर्ड। इसके बाद यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है सेव एज टाइप। हम अपने इस डॉक्यूमेंट को एज अ वर्ड फॉर्मेट के तौर पे, वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी फाइल्स सेव होती हैं, ये इसकी जो एक्सटेंशन यूज होती है वो .docs के नाम से होती है, DOCX docs। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट के नेम से लोकेशन सेट की है। इसमें हमने वर्ड के नाम से फोल्डर क्रिएट किया है और इस वर्ड के फोल्डर के अंदर जो अपनी फाइल का नेम रखा है वो class1 इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा है। अब सिंपली मैं सेव के इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इस डॉक्यूमेंट का नेम चेंज करके क्लास 1 इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेम से चेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये बेसिकली इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये जो इंटरफेस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट की बात करें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये बटन नजर आ रहा है सेव का। इस कॉर्नर से लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द एंड एड-इन्स लिखा नजर आ रहा है और इसके साथ आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है कोलैप्स द रिबन के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया था इसको हम रिबन एरिया कहते हैं। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया था तो रिबन मेरा कोलैप्स कर गया था। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन है इस पे लिखा हुआ है पिन द रिबन। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा रिबन यहाँ पे पिन हो चुका है। तो ये जो सारा एरिया जहाँ पे अभी आप माउस के इस पॉइंटर को देख सकते हैं कि ये सारा एरिया रिबन एरिया कहलाता है। इसके अलावा अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को गौर से देखें तो डॉक्यूमेंट पे आपको व्हाइट कलर का एक पेज नजर आ रहा है। इस व्हाइट पेज को हम डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया कहते हैं। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो थर्ड जो एरिया है ये बॉटम पे आपको नजर आ रहा है जहां पे आपका ये पॉइंटर मूव कर रहा है। इस सारे एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो एरिया मैंने आपको टॉप वाला एरिया दिखाया था इसको हम रिबन एरिया कहते हैं। इस रिबन एरिया में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा नजर आ रहा था। इस एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं कि हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल सेटअप करना होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बॉटम पे आपको होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये तमाम तर टैब्स हैं। इनको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब्स के नाम से पुकारते हैं। अब अगर हम इन टैब्स की बात करें तो हर टैब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको होम की टैब में ये जो फर्स्ट ग्रुप नजर आ रहा है इस ग्रुप का नाम क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड का ग्रुप इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर आपको 4 कमांड्स नजर आ रही हैं जिसमें आपके पास कॉपी है, कट है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। इन तमाम तर कमांड से रिलेटेड एक जबरदस्त चीज यह है कि आप जिस भी कमांड को यूज करना चाहते हैं इस पे आप सिंपल अपना पॉइंटर लेकर जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पॉइंटर लेकर जाते हैं तो आपको उस कमांड से मुतालिक शॉर्टकट कीज भी मिल जाती हैं, इस कमांड का नेम भी मिल जाता है और इस कमांड की फुल फ्लैज डिटेल भी आपको नजर आ जाती है। इसी तरह से होम की इस टैब में सेकंड नंबर पे जो ग्रुप है इसका नेम फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट के इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक वर्टिकल लाइन है और राइट साइड पे एक वर्टिकल लाइन है। इन दोनों लाइंस के दरमियान जो ग्रुप का नेम है ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। इसी तरह से पैराग्राफ ग्रुप है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल लाइन है। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे स्टाइल्स का ग्रुप है और ये बेसिकली स्टाइल्स की एक गैलरी है। फिफ्थ नंबर पे आपको एडिटिंग के नाम से ग्रुप नजर आ रहा है जिसमें आपको ये 3 कमांड्स नजर आ रही हैं। इसी तरह से जब हम मुख्तलिफ टैब्स को देखते हैं तो हर टैब की जो डिवीजन है वो इस तरह से की गई है कि टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कमांड्स एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से आप जब भी किसी टैब पे क्लिक करते हैं आपको हर टैब के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुप्स और उन ग्रुप्स के अंदर आपको सेट ऑफ कमांड्स नजर आ जाती हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको इस रिबन एरिया में एक और लोकेशन नजर आ रही है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, कि आप अपने रिबन को किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आपको सबसे बॉटम पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है शो टैब्स एंड कमांड्स। इसका मतलब यह है कि आपको अभी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की वजह से टैब्स भी नजर आ रही हैं ये सारी और ये तमाम तर कमांड्स भी नजर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद शो टैब्स पे क्लिक करता हूं तो सेकंड ऑप्शन क्योंकि शो टैब्स है तो इसीलिए सिर्फ आपको टैब्स ही नजर आ रही हैं, इस ऑप्शन में आपको कमांड्स नजर नहीं आ रही। अब अगर आप किसी भी कमांड को देखना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक टैब पे क्लिक करेंगे, आपको वो कमांड नजर आ जाएगी। लेकिन जैसे आप व्हाइट पेज पे क्लिक करेंगे तो अगेन तमाम तर कमांड्स जो है ये हाइड हो जाएंगी। अगर आप अपने रिबन को ऐसे ही देखना चाहते हैं
तो फिर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में शो टैब्स के ऑप्शन को सेट रहने दें। और अगर हम फर्स्ट नंबर पे देखें तो ये लिखा नजर आ रहा है ऑटो हाइड रिबन। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका सारा रिबन एरिया ऑटो हाइड हो चुका है, जिससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये रिबन एरिया जितना भी था ये सारा क्लोज हो चुका है और ये कितना एरिया ले रहा था। अब अगर आप अपने रिबन एरिया को वापस बुलाना चाहते हैं तो इस क्लोज के बटन के बिल्कुल साथ आपको अगेन रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के नाम से कमांड नजर आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शो टैब्स एंड कमांड्स लिखा हुआ है। जैसे ही आप शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करते हैं तो ना सिर्फ रिबन एरिया आपको नजर आ रहा है बल्कि टैब्स और कमांड सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको नजर आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस में बाय डिफॉल्ट थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होता है, तो आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देना है। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो ये आपको 3 आइकन्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कंट्रोल आइकन्स कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखें तो इसको हम माइनस इसको कह सकते हैं, ये मिनिमाइज की टैब है। तो क्लिक करते ही आप नोटिस कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है ये मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन से हाइड हो चुका है और ये प्रोग्राम टास्क बार पे आपको नजर आ रहा होगा। जब मैं टास्क बार पे पॉइंटर लेके आता हूं तो आप देख सकते हैं क्लास 1 इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जो फाइल है ये प्रॉपर तरीके से आपको नजर आ रही है। जब भी आप इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगेन आपकी फाइल आपको फुल व्यू में नजर आ रही है। सेकंड नंबर पे आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे रीस्टोर डाउन लिखा नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट हाफ स्क्रीन पे रीस्टोर डाउन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आपको वापस फुल स्क्रीन पर नजर आए तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा नजर आ रहा है। मैं क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि अगेन आपका डॉक्यूमेंट आपको फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज का बटन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करते ही आप नोटिस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है ये भी क्लोज हो चुका है, हमारी जो फाइल थी वो भी क्लोज हो चुकी है। अब मैं अपनी इस फाइल को दोबारा से ओपन करना चाहता हूं तो मैं टास्क बार पे आ जाऊंगा और टास्क बार पे आते ही मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि रिसेंट्स के अंदर मुझे क्लास 1 इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है ये मेरे सामने अगेन ओपन हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी रिबन एरिया के अंदर मौजूद ऑप्शंस को डिस्कस किया है। आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की टैब में फर्स्ट ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड के नाम से है। तो आइए क्लिपबोर्ड की डिटेल्स देख लेते हैं और ये 4 कमांड्स जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप कर लिया है। इस टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि आप ये चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट पे कॉपी या पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो उसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर माय नेम इज इरफान खालिक यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है इसकी डिटेल जरा सुन लीजिए। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि जहां से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वहां पे अपने माउस से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया है माउस का तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है ये जो आपको ब्लिंक होता स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये माई के एम से पहले ब्लिंक कर रहा है। अब आपने क्या काम करना है कि अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखना है और अपने माउस को आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ड्रैग करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि वन बाय वन आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे वाली लाइन पे आना चाहते हैं तो आपने माउस का लेफ्ट क्लिक जो है वो प्रेस करके रखना है और अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है जिससे आपकी मल्टीपल लाइंस जो है नीचे ये भी सिलेक्ट हो जाएंगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर
कॉपी एंड कट की जो कमांड है ये दोनों एक्टिव हो चुकी हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, कॉपी की कमांड पे आते ही इसकी शॉर्टकट की और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब जैसे ही मैं कॉपी की इस कमांड पे माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, एक दफा क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब जिस भी लोकेशन पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ वहां पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे आके मैं अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा और लेफ्ट क्लिक 1 नहीं बल्कि 2 टाइम्स प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट आपको ब्लिंक होता नजर आ रहा है। टेक्स्ट में कॉपी कर चुका हूं, अब मैं अपने इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं पेस्ट की इस कमांड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल वी है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ था सेम यही टेक्स्ट नीचे जो है पेज पे ये पेस्ट हो चुका है। अब ये अपनी ओरिजिनल जगह पे भी एज इट इज मौजूद है और इसकी एक नई कॉपी भी बन चुकी है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जो ऑपरेशंस थे ये कॉपी पेस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस थे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कट पेस्ट के ऑपरेशन को। जैसे कि ये जो टेक्स्ट है ये मैंने यहाँ से कॉपी करके नीचे रख दिया है। अगर मैं ये चाहता हूँ सेम यही टेक्स्ट जो है इसी टेक्स्ट को मैं कट करके नीचे रख दूं इस लोकेशन पे तो ये कैसे होगा, इसके लिए अगेन आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। जिस तरह से पहले आपको गाइड किया गया था टेक्स्ट की सिलेक्शन के हवाले से वैसे ही आपने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कट की इस कमांड पे पॉइंटर लेके आता हूं तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है। जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कट की कमांड पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अगर मैं इस लोकेशन पे अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूं तो इस लोकेशन पे आने के बाद मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही मैं पेस्ट की इस कमांड पे क्लिक करता हूं तो मेरा टेक्स्ट एक न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कट के केस में टेक्स्ट जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे था यहाँ से कट हो चुका है, मूव हो चुका है और टेक्स्ट एक नई लोकेशन पे आ चुका है। और कॉपी की कमांड के केस में आपने देखा था कि आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था जो ऊपर लिखा हुआ था उसकी एज इट इज एक नई कॉपी नीचे क्रिएट हो गई थी। तो यही डिफरेंस है कॉपी पेस्ट में और कट पेस्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉपी, कट और पेस्ट की कमांड समझ आ चुकी होगी। आइए अब हम फॉर्मेट पेंटर की कमांड को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट पेंटर की कमांड बेसिकली एक तरह का टेक्स्ट अगर आप मुख्तलिफ लोकेशन पे उसका स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें कि मैं इस टेक्स्ट को जिस पे मैंने अपना नेम इरफान खालिक लिखा है मैं इसको माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये इसके टेक्स्ट का जो कलर है ये चेंज करना चाहता हूँ तो होम टैब में फ़ॉन्ट के ग्रुप में आऊंगा और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट कलर के नाम से कमांड नजर आ जाती है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कलर पैलेट जो है ये ओपन हो चुका है। इस कलर पैलेट में आपको बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। इन कलर्स में से अभी मैं इस टेक्स्ट का कलर रेड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें। प्रोमिनेंट करने के लिए मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूं। बोल्ड के लिए जो कमांड है वो बोल्ड के नाम से है। शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल बी है। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका नाम थोड़ा सा प्रोमिनेंट वे में आपको नजर आ रहा है। दोबारा इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपने जो नेम लिखा है या प्रॉपर तरीके से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो जब आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है। जब इसको आप अनबोल्ड करना चाहते हैं तो आप दोबारा इस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो इटैलिक के नाम से है। इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई है। जैसे आप इटैलिक की इस कमांड पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉरवर्ड की तरफ बेंड कर गया है। ये एक स्टाइल है जो इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो अंडरलाइन के नेम से है। शॉर्टकट की कंट्रोल यू है। अब अगर आप इस टेक्स्ट पे अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आप इन स्टाइल के नेम्स भी देख सकते हैं। जैसे कि इस स्टाइल का नाम डॉटेड अंडरलाइन है।
तो इनमें से जो भी अंडरलाइन का स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉट डैश अंडरलाइन पे क्लिक करता हूं तो देखें ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट पे ये अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। अब अगर आप नोटिस करें तो अंडरलाइन का कलर भी रेड है और आपके टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे रेड है। अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर रेड ना हो बल्कि चेंज हो जाए तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अंडरलाइन की कमांड पे इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं अंडरलाइन कलर लिखा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आके अगर आप अपनी अंडरलाइन का कलर ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर पे क्लिक कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस टेक्स्ट के नीचे आपने अंडरलाइन अप्लाई की है इसका टेक्स्ट के नीचे जो इसका कलर आ रहा है ये ब्लैक आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट पे जिस पे आपने अंडरलाइन अप्लाई की है वो अंडरलाइन रिमूव हो जाए तो इसके लिए आपने अंडरलाइन की इस कमांड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपने नन की इस कमांड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नन की इस कमांड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नो अंडरलाइन लिखा नजर आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको होम की टैब में फ़ॉन्ट के ग्रुप में फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की कमांड्स के बारे में डिटेल्स बताई हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है जिसपे मैंने ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं इसका कलर चेंज किया है, इसको बोल्ड किया है, इसको इटैलिक किया है, सेम यही स्टाइल जो है ये मैं इस पैराग्राफ में किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सेम यही स्टाइल अगर मैं किसी और टेक्स्ट पे लगाना चाहता हूं तो मैं होम की टैब पे आऊंगा, क्लिप बोर्ड के ग्रुप पे आऊंगा और यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर की इस कमांड पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरी इस स्क्रीन पे मुझे पॉइंटर की जगह पेंट ब्रश नजर आ रहा है जिसको हम फॉर्मेट पेंटर की मदद से एक्टिव कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है वेलकम टू ओवर न्यू स्टूडेंट। मैं ये चाहता हूँ वेलकम टू ओवर न्यू स्टूडेंट वाला टेक्स्ट सेम इरफान खालिक जो मैंने टाइप किया है इसी डिजाइन के मुताबिक हो जाए तो आपने वेलकम टू न्यू स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सेम डिजाइनिंग जो है इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो चुकी है। और ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये फॉर्मेट पेंटर की इस कमांड के जरिए पॉसिबल हुआ। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को प्रोमिनेंट करना चाहता हूं तो इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ दूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर की मदद से सिर्फ एक ही क्लिक से मेरे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, ये बोल्ड भी हो रहा है और ये इटैलिक भी हो चुका है। अगर आप मजीद फॉर्मेट पेंटर की इस कमांड को यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपली फॉर्मेट पेंटर की इस कमांड पे आके एक दफा क्लिक कर दें तो अब आप स्क्रीन पे नोटिस करेंगे कि आपको पेंट ब्रश नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से आज के सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कैसे सेव किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस इंटरफेस के 3 एरियाज कौन से हैं जिसमें हमने रिबन एरिया, डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया और स्टेटस बार के बारे में डिस्कशन की। इसके अलावा हमने होम टैब में क्लिप बोर्ड के ग्रुप को डिस्कस किया जिसमें हमने 4 कमांड्स को डिस्कस किया, कॉपी पेस्ट की कमांड को, कट पेस्ट की कमांड को और फॉर्मेट पेंटर की कमांड को। और फॉन्ट के ग्रुप के अंदर हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की कमांड को डिस्कस किया और साथ ही हमने फॉन्ट का कलर चेंज कैसे किया जाता है इसकी डिटेल डिस्कशंस की हैं। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। हम अपने नेक्स्ट सेशन में होम की टैब में मजीद डिस्कशन करेंगे फॉन्ट के ग्रुप में और इसी तरह से फिर हम पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स को देखेंगे और वन बाय वन अपनी इन तमाम तर टैब्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इन सेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस करनी है, कोई भी चीज पूछनी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी उस क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। आप तमाम तर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये तमाम तर सेशंस देखते जाएं और साथ साथ इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये कमांड आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमने होम टैब में क्लिप बोर्ड के ग्रुप को डिस्कस कर लिया है जिसमें हमारे पास 4 कमांड्स थी, कॉपी, पेस्ट, कट एंड फॉर्मेट पेंटर। और इसके अलावा हमने फॉन्ट के ग्रुप में बोल्ड,
इटैलिक, अंडरलाइन के हवाले से डिस्कशन की थी। तो आज के सेशन के अंदर हमने फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर मजीद जो कमांड्स हैं इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस देखनी है, शॉर्टकट कीज देखनी है, पर्पस समझना है इन तमाम तर कमांड्स का। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसका एक तरीकाकार तो ये है कि आप मैनुअल वे में टाइपिंग करें, यानी खुद से अपना सारा डाटा टाइप करें। एक तरीकाकार ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक रैंडम फंक्शन का फार्मूला अप्लाई कर लें। जैसे ही आप वो रैंडम फंक्शन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल की को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। इसके बाद में RAND रैंड प्रेस करता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करके 9 की को प्रेस करूंगा और शिफ्ट की को प्रेस करके 0 का बटन प्रेस करूंगा तो ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगी। तो इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करने से ब्रैकेट स्टार्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके 0 प्रेस करने से ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला अप्लाई करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एंटर की प्रेस करते ही 5 पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है। जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने मुझे 5 पैराग्राफ जनरेट करके दे दिए हैं। मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखूंगा और ए की को प्रेस करूंगा तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को प्रेस करूंगा या डिलीट की को प्रेस करूंगा तो मेरा ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। आइए रैंडम फंक्शन के अंदर कुछ मजीद इन्हांसमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूला हमें 5 से कम या 5 से ज्यादा पैराग्राफ्स भी जनरेट करके देता है या नहीं। इसके लिए मैं अगेन रैंडम फार्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वल RAND रैंड। शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट और शिफ्ट प्रेस करके 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान माउस से क्लिक करना है। इंसर्शन पॉइंट इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे आप जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इसको देंगे या कहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये उतने ही पैराग्राफ्स रैंडमली आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ और इसके बाद में जहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है इसके बाद क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने मुझे ना सिर्फ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया बल्कि हमें 12 पैराग्राफ जनरेट करके दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये सीखा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस टेक्स्ट पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा जितना भी टेक्स्ट है इस डॉक्यूमेंट में इस सब का राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए तो मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट की बताई कि आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और ए की को प्रेस करना है तो कंट्रोल ए से आपका सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के राइटिंग स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो होम की टैब में फ़ॉन्ट के ग्रुप में आ जाएं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो राइटिंग स्टाइल फ़ॉन्ट स्टाइल नजर आ रहा है वो कैलिबरी बॉडी के नेम से है, ये डिफॉल्ट फ़ॉन्ट है। अगर इस फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं जिनके नेम्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ से अपने राइटिंग स्टाइल को देखना है, पसंद करना है और जो राइटिंग स्टाइल आपको यहाँ पे पसंद आता है वही राइटिंग स्टाइल आप अपने डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल है। तो आप किसी भी राइटिंग स्टाइल पे क्लिक करके जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जो राइटिंग स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ वो मैं कॉमिक सेंस MS करने वाला हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बैक एंड पे मेरे इस डॉक्यूमेंट का सारा राइटिंग स्टाइल तब्दील हो चुका है। पहले यहाँ पे कैलिबरी बॉडी वाला स्टाइल था, अब यहाँ पे कॉमिक सेंस MS वाला स्टाइल आपको नजर आ रहा है। अगेन मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल की को प्रेस करके
एक ही की को प्रेस करूंगा तो मुकम्मल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूं तो इससे रिलेटेड मैं आपको कमांड्स बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज के नाम से कमांड नजर आ रही है। इस कमांड पे आपने क्लिक कर लेना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है वो 11 है। आप टेक्स्ट के साइज को 11 से कम भी कर सकते हैं और 11 से ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम जो टेक्स्ट का साइज है वो 8 है और मैक्सिमम अगर आप टेक्स्ट के साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 72 से बड़ा टेक्स्ट का साइज मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बिल्कुल इसके साथ आपको कैपिटल में एक ए लिखा नजर आ रहा है जिसका मतलब है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यानी यहां से भी आप अपने टेक्स्ट के साइज को, फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपना सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं इस कमांड पे क्लिक करता हूं माउस से तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है और आपको लाइव प्रीव्यू में भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपकी इस व्हाइट पेज पे भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो चुका है और इसके साथ यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट का साइज 24 नजर आ रहा है। आप इससे भी मजीद आगे टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हम 72 से भी आगे रेंज में निकल चुके हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे टेक्स्ट का साइज मजीद इंक्रीज होता जाएगा और इसकी जो लिमिट है वो 1500 प्लस है। क्या 1500 पॉइंट से भी ज्यादा टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप वापस अपने टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसके साथ बिल्कुल एक और कमांड लिखी नजर आ रही है, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज के नेम से। जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे इसको तो आप नोटिस करेंगे कि आपके टेक्स्ट का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का साइज वापस 26 हो चुका है। जैसे ही आप इस कमांड पे क्लिक करते जाते हैं टेक्स्ट का साइज मजीद कम से कम होता जा रहा है। अब अगर आप इस पे अगेन एंड अगेन क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का साइज 8 से भी कम हो जाता है और इसकी जो मिनिमम लास्ट लिमिट है वो 1 की है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से कम टेक्स्ट का साइज नहीं नजर आ रहा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट को अपर केस में, लोअर केस में या हर वर्ड का पहला पहला करैक्टर कैपिटलाइज करना चाहते हैं या अपने पैराग्राफ्स को सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक कमांड नजर आ रही होगी चेंज केस के नाम से। आप चेंज केस की इस कमांड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, तमाम तर टेक्स्ट सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे इस कमांड पे आता हूँ चेंज केस पे और उसके बाद यहाँ पे मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद तमाम तर टेक्स्ट आपको अपर केस में नजर आ रहा है। अगर मैं चेंज केस की इस कमांड पे क्लिक करके इस तमाम तर टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लोअर केस की इस कमांड पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि आपका तमाम तर टेक्स्ट लोअर केस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से मैं अगर चेंज केस की कमांड पे क्लिक करके कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हर लफ्ज का पहला पहला करैक्टर कैपिटल हो चुका है। जैसे कि वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी और आ जो है ये एक ही करैक्टर है तो इसलिए ये कैपिटल ही है और पावरफुल में भी पी कैपिटल है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इन पैराग्राफ्स में जब आपका सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस का पहला करैक्टर कैपिटल हो, बाकी पूरा सेंटेंस लोअर केस लेटर में लिखा हुआ हो, तो इसके लिए आप सेंटेंस केस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका पहला करैक्टर कैपिटल है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का पहला करैक्टर कैपिटल है। तो इस तरह से आपके तमाम तर सेंटेंसेस के पहले जो करैक्टर्स हैं ये कैपिटल हो जाएंगे। तो ये जो कमांड आपको बताई गई है ये चेंज केस के नेम से है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये डॉक्यूमेंट आप किसी सेकंड पर्सन को सेंड करते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट
थ्रू आउट रीड कर रहा है, इसके अंदर से ग्रामर्स की, स्पेलिंग की मिस्टेक्स फाइंड आउट कर रहा है, या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इररेलेवेंट पैराग्राफ्स जो हैं इनको खत्म करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि इन पैराग्राफ्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में ना रखें। तो इसके लिए यहाँ पे एक कमांड मौजूद है स्ट्राइक थ्रू के नेम से। जैसे कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूं और मैं ये उसको बताना चाहता हूं कि ये जो मुकम्मल पैराग्राफ है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये पैराग्राफ आपने इररेलेवेंट पैराग्राफ लिखा है या आपने ये पैराग्राफ गलत लिखा है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद पैराग्राफ को या इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इसके बाद आपने स्ट्राइक थ्रू के इस कमांड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपकी इस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ चुकी है जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी के भी हैंड ओवर कर सकते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट को चेकआउट करेगा और उसके बाद बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कौन से पैराग्राफ्स में कौन कौन सी लोकेशंस पे मिस्टेक है। अगर आप इस स्ट्राइक थ्रू की कमांड पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू की कमांड पे दोबारा से क्लिक करते हैं तो वो लाइन खत्म हो जाती है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो लाइन वापस आ जाती है। इसी तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखने होते हैं, इक्वेशंस लिखनी होती हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम पेपर क्रिएट कर रहे हैं, फिजिक्स की इक्वेशंस लिखना चाहते हैं या केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूलाज अपने डॉक्यूमेंट पे पुट अप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टू कमांड्स दी गई हैं। एक्स के साथ आपको टू नीचे की तरफ लिखा नजर आ रहा है, ये सबस्क्रिप्ट की कमांड है, और एक्स के साथ टू ऊपर की तरफ लिखा नजर आ रहा है, ये सुपरस्क्रिप्ट की कमांड है। आइए इन दोनों कमांड्स का यूज देख लेते हैं। जैसे कि मैं वाटर का फार्मूला लिखने में इंटरेस्टेड हूं, तो वाटर का फार्मूला है H2O। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एच की को प्रेस किया तो एच कैपिटल में लिखा गया। अब इसके बाद मैंने टू की को प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने ओ की को प्रेस किया तो ओ भी कैपिटल में लिखा गया। अब जैसे कि वाटर का फार्मूला है H2O, तो टू जो है ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो इसके लिए मैं सबस्क्रिप्ट की जो कमांड है जिसमें एक्स के साथ टू नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ये सबस्क्रिप्ट की कमांड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि H2O के फार्मूला में टू बॉटम पे आ चुका है और आपको एज अ सबस्क्रिप्ट के तौर पे शो हो रहा है। इसी तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं H2SO4। इसमें 2 एंड 4 जो है ये दोनों ही आपके एज अ सबस्क्रिप्ट के तौर पे बॉटम पे आएंगे। अगर आप इन दोनों को 2 को और 4 को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 को सिलेक्ट कर लें, इसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करें और इसके बाद आपने माउस से 4 को भी प्रेस कर देना है। आपने सिंपली 2 की को प्रेस करना है, इसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद 4 की को भी प्रेस कर देना है। आप वन बाय वन भी इनको एज अ सबस्क्रिप्ट के तौर पे ऐड कर सकते हैं और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट की इस की पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये एज अ सबस्क्रिप्ट के तौर पे नीचे आ चुका है और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे टाइप हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं जिसको हम पैथागोरस थ्योरम कहते हैं। पैथागोरस थ्योरम में यहाँ पे टाइप किए देता हूं C2 इक्वल्स A2, इसके बाद स्पेस दी, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इक्वल की पे प्रेस किया या प्लस की को प्रेस कर दिया तो प्लस आ चुका है और B2 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ये 2 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 टाइम्स ये एज अ स्केयर के तौर पे या पावर के तौर पे आपको ऊपर नजर आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, अपने माउस से इस 2 को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है, सेकंड जो टू लिखा है इसको भी सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और थर्ड नंबर पे जो टू लिखा हुआ है इसको भी सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि आपने 3 टाइम्स जो टू लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब इन तीनों को एक साथ ही आप एज आ सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे ऐड कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट की कमांड पे क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एज आ
स्केयर के तौर पे, पावर के तौर पे ये आपको 2 ऊपर लिखा नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको इन कमांड्स के बारे में डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। इसी तरह से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से कमांड अवेलेबल है। इसका तरीकाकार ये है कि जिस भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर की इस कमांड के एरो पे आके क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको 15 कलर्स नजर आ रहे हैं। इन कलर्स में से जिस भी कलर को आप यूज करना चाहते हैं उस कलर पे आप क्लिक करते हैं। जैसे कि मैं येलो कलर पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो येलो कलर में हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से अगर आप एक से ज्यादा दफा अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मेथड तो यही है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप उस स्पेसिफिक कलर पे क्लिक कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने गलती से हाईलाइट कर दिया है और आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट आपने हाईलाइट कर दिया है इसके ऊपर से ये हाईलाइट वाला जो इफेक्ट है ये रिमूव हो जाए तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट हाईलाइट कलर कमांड पे आए और ये आपको लिखा नजर आ रहा है नो कलर। नो कलर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट पहले से हाईलाइट था वो खत्म हो चुका है। इसी तरह से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर की कमांड को यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया, इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप फ़ॉन्ट कलर वाली कमांड पे आते हैं और अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी कलर पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था उस टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह से अगर आप अपने किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर मुख्तलिफ एडिटिंग्स करते हैं जैसे कि उसको बोल्ड करना, उसको अटैलिक करना, उसको अंडरलाइन करना, उसका साइज इंक्रीज करना, उसका राइटिंग स्टाइल तब्दील करना, ये तमाम तर इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जिस तरह से पहले सिंपल वे में आपको नजर आ रहा था, जब इस पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ये 6 कमांड्स जो बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, ये सारी जो कमांड्स हैं और टेक्स्ट का कलर, ये 6 कमांड्स अप्लाई करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है ये पहले की तरह हो जाए, सिंपल सा हो जाए। तो इसके लिए आप ये तमाम तर फॉर्मेटिंग अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की इस कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर बहुत सारे स्टाइल्स अप्लाई हुए थे लेकिन वो तमाम तर स्टाइल्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं और वापस आपके जो टेक्स्ट का साइज है यहाँ पे आपको 11 नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर ये तमाम तर कमांड्स अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। हम अपने नेक्स्ट सेशन में पैराग्राफ एंड स्टाइल से रिलेटेड कमांड्स को डिस्कस करेंगे, इन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम एडिटिंग के ग्रुप को भी डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिंग के अंदर हमारे पास 3 कमांड्स हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फाइंड का मतलब यह है कि आप कोई चीज अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगर मैं फाइंड की कमांड पे पॉइंटर लेके आता हूं तो यहाँ पे कंट्रोल F के नाम से शॉर्टकट की आपको नजर आ रही है। अगर मैं फाइंड की इस कमांड पे क्लिक करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक नेविगेशन विंडो ओपन होती नजर आ गई है। अब यहाँ पे आपने इस सर्च में अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी हेडिंग को सर्च करना है, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो ये तमाम तर काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वीडियो। वीडियो टाइप करते ही आप नोटिस करेंगे कि मुझे 12 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो बताया जा रहा है कि वीडियो का वर्ड किसी भी हेडिंग में यूज नहीं हुआ। इसी तरह पेजेस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट 2 पेजेस हैं जिनमें वीडियो का वर्ड बहुत दफा यूज किया गया है।
इसके बाद रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो जैसे कि ये आपको फर्स्ट रिजल्ट शो किया जा रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्पेसिफिक इसी लोकेशन पे आपको ले आएगा जहां पे ये वर्ड वीडियो लिखा हुआ है। अगर आप इस लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो हाईलाइट कर दिया गया है। अगर मैं इस लोकेशन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम तर टेक्स्ट को हाईलाइट करके बताएगा कि ये तमाम तर टेक्स्ट जो है ये आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज लिख देता हूँ जो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देता हूँ, मैंने अपना नेम किसी भी लोकेशन पे टाइप नहीं था किया, तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है नो मैचेस। इसका मतलब है कि आप जो चीज फाइंड आउट कर रही हैं वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। आप इस विंडो को यहां से क्रॉस कर सकते हैं, नेविगेशन पैनल ऑफ हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं जिसका नेम रिप्लेस है। रिप्लेस में आपको कंट्रोल एच की शॉर्टकट की नजर आ रही है। रिप्लेस की कमांड को आप क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें आप क्या काम करते हैं, इसमें आप किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी हमने देखा कि ये जो वर्ड था, जो वीडियो लिखा नजर आ रहा था, ये सर्च रिजल्ट्स में मुझे 12 टाइम्स शो हो रहा था। अब मैंने हर जगह पे 12 दफा वीडियो लिखा है, लेकिन मैंने अपनी ओरिजिनल टाइपिंग करते वक्त यहाँ पे वीडियोस लिखना था या वीडियो की जगह मैंने ऑडियो लिखना था। तो अब मैं 12 लोकेशंस पे एक एक दफा जाके चेंजेस करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एडिटिंग करते वक्त और दोबारा से वीडियो की जगह ऑडियो टाइप करते हुए। तो मैं इसका आसान सा सलूशन ये करता हूँ कि रिप्लेस की कमांड पे क्लिक करता हूँ, जहां पे मैंने ये वर्ड वीडियो लिखा था इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ऑडियो के साथ। ऑडियो लिखने के बाद अब आपकी मर्जी है कि आप एक एक लोकेशन पे जाके खुद से इसको रिप्लेस करें या आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके 12 लोकेशन जहां पे हमें ये वीडियो का लफ्ज लिखा नजर आया था इसको रिप्लेस कर दें। तो मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूं मुझे बताया जा रहा है कि आपकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं ये 12 लोकेशंस पे कर दी गई हैं। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा और इस विंडो को क्रॉस करूंगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे वीडियो लिखा नजर आ रहा था वहां पे ऑडियो लिखा नजर आ रहा होगा। इसका आसान सलूशन ये है कि आप फाइंड के कमांड पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि मैंने वीडियो टाइप किया है तो मुझे नो मैचेस लिखा नजर आ रहा है, क्योंकि हमने वीडियो की इस वर्ड को मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोकेशंस पे ऑडियो के साथ कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब उन 12 लोकेशंस पे जहां पे पहले वीडियो लिखा था अब ऑडियो लिखा नजर आ रहा है। मैं अगेन इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके नेविगेशन विंडो को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद मैं सिलेक्ट की कमांड पे आ जाता हूं और ये लिखा नजर आ रहा है सिलेक्ट ऑल, और ये शॉर्टकट की मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर रहा था। कंट्रोल ए को प्रेस करने से आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम तर टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल सिलेक्ट हो चुका है, तमाम तर टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब से रिलेटेड फ़ॉन्ट के ग्रुप को डिस्कस किया है और एडिटिंग के ग्रुप को डिस्कस किया है। तो ओवरऑल हमने अपने प्रीवियस और आज के सेशन के अंदर 3 ग्रुप्स को कंप्लीट कर लिया है: फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट एंड एडिटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पैराग्राफ एंड स्टाइल के ग्रुप को डिटेल से डिस्कस करेंगे और तमाम तर कमांड्स आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे ही होम की टैब या होम का मेन्यू कंप्लीट होता है तो आप तमाम तर स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें एक डॉक्यूमेंट होगा जो ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में होगा, इसकी डिजाइनिंग भी हुई होगी और तमाम तर चीजें आपको इसमें दी गई होंगी। आपने सेम उसी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हमें सबमिट करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन समझ आ चुका होगा। अगर आपको इस सेशन में मौजूद किसी भी कमांड की समझ नहीं आई या आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज पूछनी है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अपने तमाम तर स्टूडेंट्स को जो मुझे फिजिकली ऑनलाइन क्लासेस में या रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस में सुन रहे हैं उनको वेलकम करता हूं। आज के सेशन में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे थर्ड सेशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम आप तमाम तर स्टूडेंट्स को पैराग्राफ ग्रुप एंड स्टाइल ग्रुप से रिलेटेड डिटेल्स बताने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस 2 सेशंस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस फ्रंट स्क्रीन यानी इंटरफेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा हमने क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड्स हैं, इनको डिस्कस किया था। फ़ॉन्ट के ग्रुप को डिस्कस किया था जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, चेंज केस, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये तमाम तर कमांड्स डिस्कस की थी। तो आइए पैराग्राफ के ग्रुप की डिस्कशन करते हैं और इसके अंदर मौजूद कमांड्स को वन बाय वन सीखते हैं। तो अगर अब पैराग्राफ के ग्रुप की हम बात करते हैं तो ये 4 कमांड्स का एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है। इस ओवरऑल ग्रुप को हम अलाइनमेंट्स का ग्रुप कहते हैं। अगर आप इस ग्रुप पे पॉइंटर लेकर आते हैं तो इसका नेम है अलाइन लेफ्ट, इस कमांड का नेम है सेंटर, इस कमांड का नेम है अलाइन राइट एंड लास्ट वन का नेम है जस्टिफाई। तो आइए इन 4 कमांड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो अलाइनमेंट से रिलेटेड है। हमने अपने प्रीवियस सेशन में समझा था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इक्वल लिखते हैं, RAND रैंड टाइप करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके 9, शिफ्ट प्रेस करके 0, इस तरह से हम ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं और एंटर की को प्रेस कर देते हैं। तो इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें 5 पैराग्राफ्स रैंडमली जनरेट करके दे देता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट रूलर एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो व्यू की टैब आपको नजर आ रही है। शो के ग्रुप के अंदर आपको रूलर की कमांड पे टिक मार्क नजर आ रहा है। इस टिक मार्क का मतलब ये है कि ये रूलर मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप टॉप पे इस पॉइंटर को नोटिस करें तो ये आपके सामने जो रूलर है इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और इसी तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक रूलर नजर आ रहा है जिसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। अगर मैं रूलर की इस कमांड को अनचेक कर देता हूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब आपको रूलर्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। जब मैं रूलर्स पे क्लिक करता हूं तो रूलर्स की मदद से हम अपनी स्क्रीन पे मौजूद मार्जिन्स को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें, आप जब पॉइंटर इस लोकेशन पे लेके आते हैं तो इस लोकेशन का नेम है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट पे जब आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मार्जिन लाइन नजर आ रही है। ये एक इनविजिबल मार्जिन लाइन थी, लेकिन जैसे ही मैंने राइट इंडेंट की इस कमांड पे क्लिक किया तो ये मार्जिन लाइन आपको शो हो रही है। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में पेपर्स देने के लिए जाते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त मार्जिन लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि मार्जिन लाइन के बाद कोई भी वर्ड स्क्रीन पर नहीं लिखा जाता या पेपर में नहीं लिखा जाता। तो इसी तरह से हमारी स्क्रीन पर भी मार्जिन लाइन के बाद कोई भी वर्ड हमें नजर नहीं आ रहा। इसी तरह से जब आप इस रूलर पे इस पोजीशन पे आते हैं तो इसका नेम है लेफ्ट इंडेंट। जब आप यहाँ पे अपने माउस से क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि आपको एक इनविजिबल लाइन जो थी वो अब नजर आ रही है। ये मार्जिन लाइन जो है ये लेफ्ट मार्जिन लाइन है। और अब आप देख सकते हैं कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इस मार्जिन लाइन के बाद एक तरतीब में लिखा नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल रूलर की बात करते हैं तो इसमें आपको ये जो लोकेशन नजर आ रही है इसको हम टॉप मार्जिन कहते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको टॉप मार्जिन लाइन नजर आ रही है कि इससे ऊपर जितना भी एरिया है वो ब्लैंक है। इसके बाद आप टेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मुझे एक स्क्रॉल बार नजर आ रही है और इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। जब मैं अपने इस पेज को बॉटम से या टॉप से रीड करना चाहता हूं तो इस स्क्रॉल बार को मैं अप या डाउन की तरफ मूव करता हूं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैं अपने इस स्क्रॉल बार को जब पेज के डाउन वाले पोर्शन पे लेके आया हूं तो पेज के आखिर में आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है बॉटम मार्जिन के नेम से। जब मैं इधर क्लिक करता हूं तो आपको ये एरिया नजर आ रहा है कि इस लाइन से ऊपर तक आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इस लाइन के बाद आप टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हम टोटल बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें 4 मार्जिन लाइंस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे पास राइट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है और इसी तरह से हमारे पास
बॉटम मार्जिन भी एग्जिस्ट करता है। तो अलाइनमेंट की कमांड के अंदर हम इन मार्जिन लाइन के साथ ही अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को देख रहे होते हैं। जैसे कि मैं अपने इस तमाम तर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि मेरा जितना भी टेक्स्ट है ये लेफ्ट मार्जिन लाइन के साथ बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करें तो सारा टेक्स्ट मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ है, प्रॉपर तरीके से आपको सारा टेक्स्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे बात करें तो आपका जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स मार्जिन लाइन के साथ हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मार्जिन लाइन से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये इस वजह से ऐसे शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन सिलेक्टेड होता है वो अलाइन लेफ्ट का होता है। क्योंकि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश लिखते वक्त हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल इक्वल अलाइनमेंट के मुताबिक लिखा जाए। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं जो सेंटर के नेम से है, सेंटर अलाइनमेंट हम तब यूज करते हैं जब अपनी हेडिंग्स को या अगर हम एक बुक तैयार कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर के नेम्स लिख रहे हैं तो इन नेम्स को भी हम एज अ हेडिंग के तौर पे सेंटर पे मेंशन करना चाहते हैं। तो इन केसेस में हम सेंटर अलाइन की कमांड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं वीडियो प्रोवाइड के वर्ड लिखे नजर आ रहे हैं। प्रोवाइड्स के एस के बाद में क्लिक करता हूं और एंटर की को प्रेस कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि वीडियो प्रोवाइड के जो वर्ड्स हैं ये पहली लाइन में रह गए हैं, बाकी का पैराग्राफ नीचे की तरफ आ चुका है क्योंकि मैंने एंटर की को प्रेस किया है। अब अगर आप नोटिस करें तो मैं इन टेक्स्ट को एज अ हेडिंग के तौर पे यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके स्टाइल्स की गैलरी में आऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग 1 लिखा नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्टाइल्स की गैलरी में आके हेडिंग 1 की इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये टेक्स्ट हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लू शेड है, या जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफॉल्ट कलरिंग स्कीम देखते हैं कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं इस पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं, इसके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करता हूं तो ये खूबसूरत सी हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूं तो ये सारा कुछ आपके सामने फॉर्मेटिंग नजर आ रही है। अब अगर मैं इसकी अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहता हूं तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहां से आके सेंटर अलाइन की कमांड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट था एज अ हेडिंग के तौर पे जिसको मैंने डिजाइन किया था ये सारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स को सेंटर में लेके आने के लिए सेंटर अलाइन की कमांड को यूज करते हैं। राइट अलाइन की कमांड हम तब यूज करते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू टाइप कर रहे होते हैं। दरअसल उर्दू टाइप करते वक्त हम राइट हैंड साइड से राइट मार्जिन की तरफ से उर्दू लिखते हैं। तो जैसे आप अभी इंग्लिश लिख रहे थे तो इंग्लिश लिखते वक्त आपका सारा टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉपर तरीके से अलाइन था। इसी तरह जब हम उर्दू लिख रहे होते हैं तो उर्दू लिखते वक्त हमारा टेक्स्ट राइट हैंड साइड से प्रॉपर एक सीध में लिखा जाता है। तो उस केस में हम राइट अलाइन की कमांड को यूज कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है जिस तरह से लेफ्ट मार्जिन के बिल्कुल साथ अटैच है सेम इसी तरह से राइट मार्जिन लाइन के भी बिल्कुल साथ अटैच होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने इस तमाम तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ के ग्रुप में अलाइनमेंट की इस फोर्थ कमांड पे आ जाऊंगा जिसका नेम जस्टिफाई है। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको जस्टिफाई लिखा नजर आ रहा है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट राइट मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ अटैच हो चुका है और इसी तरह से लेफ्ट मार्जिन के बिल्कुल साथ अटैच है और अब ये दिखने में भी बहुत प्यारा नजर आ रहा है। आइए अब हम इससे ऊपर जो ग्रुप है इस पे मूव करते हैं। ये जो ग्रुप है बेसिकली ये बुलेट से रिलेटेड है, नंबरिंग से रिलेटेड है और मल्टी लेवल लिस्ट से रिलेटेड है। तो आइए इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं और इनको समझते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है और इनका क्या पर्पस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी मुझे करंटली एक ही पेज नजर आ रहा है। अगर मैं एक न्यू पेज क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं अपनी इस फर्स्ट पेज का जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा था यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ।
इसके बाद में इंसर्ट की कमांड पे आता हूं और यहाँ पे आपको पेजेस के ग्रुप में ब्लैंक पेज लिखा नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज के बाद मेरे सामने सेकंड पेज आ चुका है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम होम की टैब पे, होम के मेन्यू पे क्लिक करते हैं और बुलेट से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। बेसिकली बुलेट्स जो हैं ये हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी एक लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पेपर्स में कहा जाता है कि आपने कंप्यूटर के 5 एडवांटेजेस बताने हैं, तो आप या तो सर्कल लगा के, स्टार लगा के, टिक लगा के, या इन बुलेट्स में से कोई बुलेट यूज करके, या आप नंबरिंग दे के 1 2 3 लिख के या ABC लिख के किसी भी फॉर्मेट में आप वो अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह से अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि मुझे मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं इनके साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके दी जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बुलेट्स को भी यूज कर सकता हूँ और नंबरिंग को भी यूज कर सकता हूँ। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बुलेट्स पे। बुलेट्स पे आके आप कोई सी भी बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने इस केस में अभी ये बुलेट यूज करना चाहता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिख सकता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री लिखने लगा हूँ। इसके बाद एंटर की को प्रेस करूंगा। एंटर की को प्रेस करते ही आपने देखा कि सेकंड जो बुलेट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। इसके बाद मैं फिजिक्स लिखता हूं। इसके बाद अगेन एंटर की को प्रेस करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप एक दफा बुलेट यूज कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो बुलेट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो बुलेट का स्टाइल है ये मैं चेंज करना चाहता हूं, तो इसको भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने तमाम तर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स पे आए और इसके बाद अगर कोई और बुलेट यूज करनी है, जैसे कि आप इस बुलेट को यूज करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि बुलेट्स चेंज हो चुकी हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अगर नंबरिंग यूज करना चाहते हैं तो नंबरिंग की कमांड पे आ जाएं। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इस नंबरिंग लिस्ट को यूज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपकी बुलेट्स जो है ये नंबर्ड फॉर्मेट में आ चुकी हैं। नंबर फॉर्मेट में भी आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जैसे कि ब्रैकेट के साथ नंबरिंग मौजूद है, रोमन काउंटिंग में नंबरिंग मौजूद है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद है, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट्स की सूरत में भी बुलेट्स मौजूद हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं सब लेवल की बुलेट्स रेडी करूं, तो वो मैं कैसे करूंगा। सब लेवल की बुलेट्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं या केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर आप किस किस्म के काम कर सकते हैं, उनकी भी एक सब लेवल पे लिस्ट क्रिएट करके दें। या फिजिक्स की ब्रांचेस या फिजिक्स की फील्ड में जो सब्जेक्ट्स आप आगे स्टडी करते हैं उनकी लिस्ट तैयार करके दें, या कंप्यूटर के कोर्सेज की एक लिस्ट रेडी करके दें। तो आप अपनी इस लिस्ट के अंदर सब लेवल की लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आइए अब इसको सीख लेते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। केमिस्ट्री की अब बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब उन ब्रांचेस में से कुछ ब्रांचेस के नेम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए मुझे जहां पर मैंने ये केमिस्ट्री का वर्ड टाइप किया है, इसके बाद क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करने के बाद आपके कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की मौजूद है। अगर आप अपने कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि आपको कैप्स लॉक लिखा नजर आ रहा है, की मौजूद होती है जिसको हम टैब्स के नाम से पुकारते हैं। टैब की को आपने प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी जो बुलेट का लेवल है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसको हम सब लेवल की बुलेट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में नेम लिख सकता हूँ। इसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो एक और बुलेट तैयार हो जाएगी। इसके बाद एंटर की को प्रेस करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड के कोर्सेज की लिस्ट बनाना चाहता हूं तो मैं कंप्यूटर के नेम के बाद क्लिक करता हूं, एंटर की को प्रेस करता हूं और कैप्स लॉक के ऊपर मौजूद टैब की को प्रेस कर लेता हूं।
अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ कोर्सेज के नेम्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS ऑफिस एंड एंटर की को प्रेस करके यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डिजाइनिंग, एंटर की को प्रेस करके यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं MS वर्ड के अंदर मौजूद टूल्स की भी एक लिस्ट क्रिएट करके दूं जो एक और सब लेवल की लिस्ट हो, तो वो भी सेम इसी तरह से तैयार होगी। इसके लिए आपने MS ऑफिस के बाद क्लिक कर देना है, एंटर की को प्रेस करना है और अगेन टैब की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि MS ऑफिस के जो टूल्स हैं जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और एंटर की को प्रेस करके MS पावर पॉइंट, ये तमाम तर नेम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो इस तरह से जब आप सब लेवल की बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि एंटर की को प्रेस करें, टैब की को प्रेस करके नेक्स्ट लेवल पे मूव करके एक सब लेवल की बुलेट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सब लेवल की बुलेट्स रेडी करने का आइडिया मिल चुका होगा और इसके मुताबिक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम अपने लास्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जिसका नेम है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के लिए मैं अपनी इन तमाम तर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद यहाँ पे आके क्लिक करता हूं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको लिस्ट लाइब्रेरी में बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यूजुअली जो ऑप्शन यूज किया जाता है वो ये 3rd नंबर वाला है। जैसे आप अपनी बुक्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं जहां पे आपको आपके चैप्टर का नेम, चैप्टर की नेम के अंदर जो इसके टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं वो आपको एक हिरारिकल फॉर्मेट में नजर आ रही होती हैं। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सेम हिरार्की जो आपको आपकी बुक्स में नजर आती है सेम इसी तरह से यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे कि ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने एक्सप्लेन की हैं यहाँ पर, तो वो इस टॉपिक के अंदर आ रही हैं एज अ सब टॉपिक के तौर पे। इसी तरह से अगर आप 5th टॉपिक को देखें तो 5th टॉपिक का नाम कंप्यूटर है, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक MS ऑफिस था, सेकंड टॉपिक वेब डिजाइनिंग और थर्ड टॉपिक ग्राफिक डिजाइनिंग था। लेकिन 5.1 जो टॉपिक था MS ऑफिस का उसके अंदर मजीद आपको 3 सब टॉपिक्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑप्शन भी अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड्स पे। हमने अभी तक अलाइनमेंट की 4 कमांड्स स्टडी कर ली हैं, इसके अलावा बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट को भी डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड पे जिसका नेम है इंक्रीज इंडेंट और इसका नेम है डिक्रीज इंडेंट। तो आइए इंक्रीज इंडेंट को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नोटिस किया कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैराग्राफ हमने रैंडमली जनरेट किया था ये हमें लेफ्ट अलाइन प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। तो अगर हम अपने किसी भी पैराग्राफ को अपने लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो वो हम इंक्रीज इंडेंट की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर गया है। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 जितनी दफा भी मैं इसको प्रेस कर रहा हूं मेरा पैराग्राफ जिसको मैंने सिलेक्ट किया है ये लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट वापस अपनी लोकेशन पे आ जाए तो इसके लिए आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्टेप बैक आ जाता है। तो जितनी दफा आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो आपका जो पैराग्राफ है इस तरह से बैकवर्ड मूव करता रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों कमांड्स का रियल लाइफ में क्या मकसद है। तो जैसे कि आपने इंग्लिश की बुक्स में पोइम्स वगैरह देखी होंगी या उर्दू में अगर आप अशार वगैरह देखते हैं, नज़म और गजल वगैरह पढ़ते हैं तो उन केसेस में आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की मदद से अपनी लाइंस को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करके अपने इस काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, जिसकी हम एक प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ मौजूद है। इस पैराग्राफ में मैंने रैंडमली इस पॉइंट के बाद ये जो प्रोड्यूसेस लिखा हुआ है एंटर की को प्रेस किया,
इसी तरह ये लिखा नजर आ रहा था बॉक्स, बॉक्स के बाद एंटर की को प्रेस किया, एग्जाम्पल के बाद एंटर की को प्रेस किया और साइड बार के बाद एंटर की को प्रेस किया। अब मेरे पास दरअसल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये इन 4 लाइंस को 4 पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंटर की को प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको एक पैराग्राफ के तौर पे कंसीडर कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टाइल्स की गैलरी में। स्टाइल्स की गैलरी में आने के बाद यहाँ पे मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद नो स्पेसिंग के इस स्टाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं नो स्पेसिंग पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी इन तमाम तर लाइंस की जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 लाइंस के बाद अगर मैं अपनी इन 2 लाइंस को आगे की तरफ मूव करना चाहता हूं तो मैं इंक्रीज इंडेंट की कमांड पे क्लिक करूंगा और इस तरह से अपनी पॉइंट को डिजाइन कर सकता हूं, जिसमें फर्स्ट 2 लाइंस आपको लेफ्ट मार्जिन के साथ नजर आ रही हैं और नेक्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर गई हैं। तो इस तरह से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट के साथ मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताता हूं कि अगर हम वापस इसको बैकवर्ड मूव करें, जैसे कि आपने अक्सर औकात बुक्स पे देखा होगा कि बुक्स में आपका जो पहला वर्ड होता है ये कैपिटल होता है, या पहली जो लाइन होती है ये थोड़ा सा आगे की तरफ पेज के सेंटर की तरफ से स्टार्ट हो रही होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद चेंज केस की इस कमांड पे आ जाता हूँ और सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ। इसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए कैपिटल में आ चुका है। इसी तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे एक नया स्टार्ट हो रहा है जिसमें वाई कैपिटल हो चुका है और इस सेंटेंस में आपको डब्ल्यू कैपिटल में नजर आ रहा है। मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो बेसिकली स्क्रीन के सेंटर से स्टार्ट हो, तो मैं ए पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप पॉइंटर लेकर आते हैं तो टॉप पे अगर आप पॉइंटर लेकर जाएं तो आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट लिखा नजर आ रहा है। तो आपने सिंपली करना क्या है, ए से पहले क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप आ जाएं इस रूलर पे तो आप बिल्कुल टॉप पे आ जाएं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट पे अपने माउस से क्लिक करें और माउस को राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा थोड़ा करके आगे ड्रैग करते जाएं और आप देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसको आप पेज के सेंटर में या लास्ट में किसी भी जगह पे मूव करना चाहते हैं यहाँ तक ला के छोड़ दें। तो इस तरह से आपने देखा कि अक्सर बुक्स जब प्रिंट होके आती हैं तो जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और रूलर में मौजूद फर्स्ट लाइन इंडेंट का ऑप्शन भी समझ आ चुका होगा। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन की मदद से हम अपने पैराग्राफ्स में मौजूद जो लाइंस हैं इनकी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं या इट सेल्फ पैराग्राफ की अपनी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग को। देखिए मैंने यहाँ पे तमाम तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है माउस से। इसके बाद यहाँ पे मैं लाइन स्पेसिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो 1.0 लाइन स्पेसिंग है और 1 बाय 1 यहाँ पे लाइन की स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। आपने लाइन की स्पेसिंग पे भी फोकस करना है और बैक एंड पे जो पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पेज पे मौजूद टेक्स्ट की जो लाइन्स है उनके दरमियान स्पेसिंग को भी नोट करना है। आपको आइडिया हो चुका होगा कि जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते गए लाइन नंबर्स पे तो 3.0 जो लाइन स्पेसिंग है ये सबसे ज्यादा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट पहले आपके आधे सफे पे आपको नजर आ रहा था और यही टेक्स्ट अब आपको लाइन स्पेसिंग ज्यादा करने की वजह से 2 सफों पे नजर आ रहा है और प्रिंट करने के बाद भी ये टेक्स्ट आपको इसी तरह से नजर आएगा। इसमें एक चीज जो कंप्रोमाइज हो रही है वो आपके पेजेस हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। और दूसरी जो अच्छी चीज है वो ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल है, क्योंकि लाइन के दरमियान स्पेसेस है तो 1 बाय 1 आप हर लाइन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के बाद भी जिन लोगों की आई साइट का प्रॉब्लम है तो वो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो इनका बेनिफिट भी है और प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ से मूव करते हैं और दोबारा से अपने इस टेक्स्ट को अगेन सिलेक्ट आउट कर लेते हैं
और अगेन इसको 1.15 स्पेसिंग पे क्लिक करके ले आते हैं। अब देखें अगेन आपका टेक्स्ट इस तरह से नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम तर टेक्स्ट जो है, जो पैराग्राफ्स हैं, इनकी स्पेसिंग को मैनेज किया जाए। तो पैराग्राफ्स की स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे और लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिंग लिखा हुआ है। स्पेसिंग पे आके आप बिफोर एंड आफ्टर पे पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। बिफोर का मतलब है कि पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग चाहिए आपको, और आफ्टर का मतलब है कि पैराग्राफ के बाद आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मुझे हर पैराग्राफ के बाद कुछ पॉइंट्स की स्पेसिंग चाहिए। जैसे ये 8 लिखा है, मैं इसको सिलेक्ट करके जो भी रैंडमली नंबर देना चाहता हूं, जैसे कि मैं 40 पॉइंट्स लिखना चाहता हूं, तो मैंने 40 लिख दिया और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन पे क्लिक करके इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करके पॉइंट्स को डिक्रीमेंट या कम भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी 40 पॉइंट से ज्यादा इसको 48 कर दिया है। अब जैसे ही मैं ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हर पैराग्राफ के बाद आपको स्क्रीन पे 48 पॉइंट की इक्वल स्पेसिंग नजर आ रही है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ के बाद या पैराग्राफ से पहले भी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल सी एक स्पेसिंग दे देता हूँ 20 पॉइंट्स की और इसको ओके कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइन स्पेसिंग का ये ऑप्शन भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कमांड को, जिसका नेम है शेडिंग। शेडिंग जो है बेसिकली पैराग्राफ के बैक एंड पे अगर आप कोई कलरिंग स्कीम ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, इसके बाद मैं शेडिंग के इस ऑप्शन पे आता हूं। अगर मैं इनमें से कोई भी कलर रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि रेड कलर मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर अप्लाई हुआ है ये एज अ बैक एंड के तौर पे अप्लाई हुआ है टेक्स्ट के पीछे की तरफ। बेसिकली शेडिंग का जो ऑप्शन है ये यूज होता है आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से स्टाइल देने के लिए। जैसे कि मेरे पास ये एक हेडिंग लिखी नजर आ रही है, मैं इस हेडिंग को माउस से सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। इसका जो टेक्स्ट का कलर है, मैं इस टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट अभी प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को यूं सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद शेडिंग पे आता हूँ और शेडिंग पे आके अगर मैं इसको रेड कलर की शेडिंग अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट टेक्स्ट के पीछे जो रेड कलर की शेडिंग है, इसकी वजह से आपको ये व्हाइट कलर का टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी तमाम तरह हेडिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने डॉक्यूमेंट का डिजाइन बहुत अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कमांड डिस्कस कर लेते हैं जो है बॉर्डर से रिलेटेड। आप अपने पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन दो पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं बॉर्डर की कमांड पे आ चुका हूँ और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉर्डर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगे, और अगर आप ऑल बॉर्डर के बाद आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि ऑल बॉर्डर में दोनों पैराग्राफ से पहले या बाद में आपको बॉर्डर लाइन नजर आती हैं, लेकिन आउटसाइड बॉर्डर में आपको सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर लाइंस नजर आती हैं और इन साइड में आपको सिर्फ अंदर की तरफ दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन नजर आती है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे शेडिंग के इस ऑप्शन को भी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एज अ बॉक्स के तौर पे ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है और अब आप अपने इस टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर की कमांड को भी क्लियर किया। बॉर्डर की कमांड यूजुअली हेडिंग्स के साथ भी यूज होती हैं। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर से शेडिंग को खत्म कर देता हूँ। शेडिंग खत्म करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कलर की कमांड है, और अगर आप यहाँ पे इसके टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक कलर यानी बाय डिफॉल्ट जो कलर है ब्लैक कलर है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये अगेन टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इससे अंडरलाइन को खत्म करना चाहता हूँ तो मैं नन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर के स्टाइल भी अप्लाई कर सकता हूँ। बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करें। इसी तरह से अगर आप इस हेडिंग के लेफ्ट साइड पे यानी इस लोकेशन पे बॉर्डर लाइन लेके आना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके बॉर्डर पे आए और ये लिखा नजर आ रहा है लेफ्ट बॉर्डर।
तो ये देखें जी एक अच्छा सा स्टाइल बन चुका है। अब अगर ये बॉर्डर वाली लाइन जो है आपको बिल्कुल एंड तक यानी इस मार्जिन लाइन तक नजर आ रही है, इसको अगर आप कम करना चाहते हैं और आप प्रोवाइड के इस एस तक इस बॉर्डर लाइन को रखना चाहते हैं तो यहाँ तक रख सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि आपने इधर प्रोवाइड्स के एस के आगे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है इस कमांड पे जिसका नेम राइट इंडेंट है, इस पे क्लिक करना है और इसको माउस से क्लिक करके रखना है और लेफ्ट साइड की तरफ माउस को ड्रैग करते जाना है। तो देखें जैसे जैसे आप अपने माउस को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये बॉर्डर लाइन भी छोटी होती जा रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बॉटम की जो बॉर्डर लाइन है उसको कम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वीडियो के वी से पहले और टॉप मार्जिन पे आते हैं और टॉप मार्जिन से इस बॉर्डर लाइन को या इस टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो ये भी आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा बॉर्डर लाइंस की मदद से हम मुख्तलिफ जो हेडिंग्स हैं इनकी स्पेलिंग भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो कमांड है ये लिखा नजर आ रहा है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन सिलेक्टेड है क्योंकि अभी हम इंग्लिश में अपने डॉक्यूमेंट पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पे उर्दू में वर्किंग करना चाहता हूं तो मैं अपने टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है ये राइट टू लेफ्ट कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मैं एक न्यू ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मेरा इंसर्शन पॉइंट अभी जहां से इंग्लिश लिखी जाती है इस तरफ ब्लिंक कर रहा है। जब मैं होम पे आता हूँ और होम पे आने के बाद पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है ये उर्दू वाली साइड पे ब्लिंक कर रहा है। मेरे पास यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन शो हो रहा है इंग्लिश का। अगर मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड की सेटिंग की हुई है आप लोगों ने तब आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। मैंने यहाँ पर ये सेटिंग की हुई है कि मेरे पास उर्दू कीबोर्ड भी शो हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा उर्दू कीबोर्ड वाली सेटिंग हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे उर्दू लिखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लूंगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखना चाहता हूँ तो इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ और सर्च बार में इंग्लिश में लिख लेता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो मैं कीबोर्ड को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कीबोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से लैंग्वेज को उर्दू पे क्लिक करता हूँ तो देखें कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप देख के भी उर्दू लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अपना नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइन रे से अलिफ नून इरफान। तो मैंने यहाँ पे अपना ये नेम लिखा। अब अपने इस नेम पे मैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अगेन इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से राइटिंग स्टाइल्स जो हैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू या इससे भी ज्यादा लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन की मदद से उर्दू से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भी आप मूव कर सकते हैं। स्टाइल्स ग्रुप और स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो आइए इनकी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास एक टेक्स्ट मौजूद था, सिंपल टेक्स्ट जो था। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ से फ़ॉन्ट के ग्रुप पे आके तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल हो चुका है। इसके ऊपर जितने भी डिजाइन अप्लाई किए गए थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। पहले मैं अपने कीबोर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ और फिर इस पे वर्किंग करता हूँ। देखिए मैंने इस सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको हेडिंग बनाऊं तो सिंपली मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको एज अ टाइटल के तौर पे सेट करना चाहता हूँ तो ये टाइटल पे देखें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि जब मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो 28 हो चुका है। तो इस तरह से आपको बने बनाए स्टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब टाइटल है, सब टाइटल पे जब आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि अभी इसका राइटिंग साइज जो था वो 28 था। अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का साइज 11 हो चुका है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये किसी की कुछ सेइंग्स हैं जो पहले पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखे हैं या ये अकवाले जरी हैं, तो अगर इन कोट्स को आप स्टाइल देना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी स्टाइल्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोट लिखा हुआ है, कोट पे क्लिक करते ही यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं
कि आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली ये सेंटर अलाइन होकर बड़े अच्छे तरीके से आपको नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये इससे भी बेहतर स्टाइल में नजर आए तो यहाँ पे आपको इंटेंस कोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपका सिंपल टेक्स्ट जो है उसको आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पैराग्राफ एंड स्टाइल्स की गैलरी के अंदर मौजूद स्टाइल्स की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।